स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीडी 101 लेक्चर नंबर 8। एक चीज तो आपको पता चाहिए, पीछे हमने पढ़ी है कि बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए जा रहे थे मुख्तलिफ हिसाब किताब के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है उसके लिए क्या, अगर एक्सपेंसेस की लेनी है तो एक्सपेंसेस के अकाउंट से देखेंगे, अगर इनकम का देखना है तो इनकम के अकाउंट से देखेंगे, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन लेनी है तो। और अगर तो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो इट्स मीन कि बिजनेस क्या चल रहा है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी वो सक्सेसफुल नहीं होता तो उसे क्या हो जाता है, सस्टेन लॉस, यानी कि उसे लॉस है। अगर जो सक्सेसफुल चल रहा है तो इसमें से प्रॉफिट होगा, अगर वो सक्सेसफुल नहीं चल रहा तो इसमें उसे क्या होगा, फिर लॉस होगा। सबसे पहला हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पीछे भी पढ़ा था, ये क्या होता है, एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जितना भी अकाउंटिंग का प्रोसेस हमें सबसे पहले पढ़ा था, वॉचर होता है, वॉचर के बाद जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस शीट, ये हमें सारा पढ़ा था प्रोसेस उसका, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस का। तो सबसे आखिरी कौन सा था, एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कौन सा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने ना छोटे छोटे करके इसलिए लिखे हैं कि अगर वो एमसीक्यू उसके अंदर पूछे एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेसेस, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, तो आपको इस तरह याद भी रहे कि एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कौन सा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और ये भी मैंने आगे पूछ लिया होगा, पूछे इन व्हिच वी फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी किसमें शो होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और इसके अंदर तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये भी अक्सर एमसीक्यूज आया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। या नंबर 4 में था ऑल ऑफ दीज, तो हम उसमें क्या देंगे, ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों ही चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती हैं। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो पूछ रहे थे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयर आर 2 पार्ट्स। कौन कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला पार्ट कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, बनाने का मकसद क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ताकि हम उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकें। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर सीजीएफ, यानी कि अगर हमारी सेल्स ज्यादा हो रही है लेकिन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, चीजों को जो बेचने में जो लागत आ रही है वो कम है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बेचने में जो लागत आ रही है वो कम है, लेकिन बेच हम ज्यादा कीमत पे रहे हैं, एक्सेस कीमत पे ज्यादा भी बेच रहे हैं, तो इस मीन हमें फिर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये सेल्स की जगह पर इनकम या रेवेन्यू लफ्ज भी लिख सकते हो, ये याद रखना। और अगला दूसरा पार्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। और अब नेट प्रॉफिट क्या होता है, लेफ्ट आफ्टर ऑल डिडक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर दें तो बाकी जो अमाउंट हमारे पास बचती है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकाल लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस, अखराजात होंगे बिजनेस के, वो सारे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को जब माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। अब इनकम की हमें पीछे भी पड़ी हुई है, अर्न फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस के अंदर हम कोई भी ऑपरेशन, कोई काम कर जो करके कमाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हमारी इनकम। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एफर्ट मेड टू अर्न इनकम। इनकम को कमाने के लिए जो रिसोर्सेज के जो कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, अपने पास से चीजें लगाएं, पैसे लगाएं, जो कुछ भी हम लगाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम में से तमाम एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों क्या होते हैं, एक्सपेंसिव हैं। बोथ आर एक्सपेंसेस, दोनों ही क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन ये चीज यार, को इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, यानी कि ये दोनों कंपनियों का अपना अपना होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने पीछे पढ़ा था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लोगों की फलाह बहबूद का काम होता है। वो कौन सी थी, एनजीओ थी, ट्रस्ट थी, वगैरह वगैरह। तो जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता उन्हें कहते हैं नॉन प्रॉफिट। वो अपने हिसाब किताब के लिए क्या बनाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी बनाएंगी, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी प्रायोरिटी क्या होती है, प्रॉफिट कमाना, तो जैसे मर्जी वो कमाएं,
प्रॉफिट उन्होंने कमाना है, लीगल तरीके से जैसे मर्जी कमाए, तो वो कौन सी होती है प्रॉफिट ओरिएंटेड, वो क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नॉन प्रॉफिट क्या बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो वैसे बहुत से होते हैं लेकिन इनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS। ये क्या होता है कॉस्ट, ये नाम से जाहिर हो रहा है, कॉस्ट यानी कि लागत, गुड्स सोल्ड चीजों को बेचने की हालत में बनाने के लिए जो हम लागत लगाते हैं उसे क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये यार जो कॉस्ट हमेशा कहाँ लगाई जाती है, फैक्ट्री के अंदर लगाई जाती है, जो कारखाने के अंदर, उस चीज को हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट इंक्योर्ड ऑन परचेजिंग प्लस अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे अखराजात जो चीज को बेचने की हालत में लाने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रक वगैरह लेकर आना था, उसको लोड करने के लिए कोई वेजेस वगैरह दिए हैं, कोई लेबर्स वगैरह जो चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इन्हें कहते हैं अदर एक्सपेंसेस। एक जो उसका रॉ मटेरियल खरीदा होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी, उसके अलावा जो दूसरे फैक्ट्री के मजदूर वगैरह सारे अखराजात वगैरह जो हम कर रहे हैं, मशीनरी वगैरह, तो वो उन सबको मिला के क्या हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो इसके अंदर सबके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह याद रखने हैं। इस तरह पे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और ये एमसीक्यू उसके अंदर भी पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो याद रखना है, जैसे मर्जी इनको माइंड में रखना है। सबसे पहले इसके अंदर 4 चीजें आती हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, चीजों को बनाने के लिए जो लेबर्स को वेजेस वगैरह देंगे, टैक्स या फ्रेट और परचेज। फ्रेट भी क्या होता है, किराया होता है। टैक्स चीजों को खरीदने के लिए जो टैक्स या फ्रेट हम देंगे उसे भी हम सीजीएस के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस ऑन कैरिज या ट्रांसपोर्टेशन परचेजेस, कैरिज किराए के लिए या चीजों ट्रांसपोर्टेशन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो हम खरीदते हैं, खर्चे करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं सीजीएस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिन का मतलब है कि चलाना, ऐसे खर्चे जो हम बिजनेस को चलाने के लिए किए जाए। कॉस्ट टू रनिंग बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को अगर हमें चलाना है तो हमें ये खर्चे करने ही पड़ेंगे। तो जो बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, छोटे मोटे बिजली का बिल ही देंगे तो मशीनरी कहाँ से चलेगी, मशीनरी चलेगी तो हमारा कारोबार चलेगा। इसी तरह रेंट, कारोबार का बिजनेस का रेंट देंगे बिल्डिंग का तो दुकान का कारोबार कहाँ से चलेगा, तो ये भी बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी। सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे तो बिजनेस चलेगा। या आपको सैलरी किसका पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, और जो वेजेस किसका पार्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के लिए रिपेयर की कोई चीज खराब हो गई है, मशीनरी खराब हो गई है, अगर उसको ठीक नहीं कराएंगे तो उसे काम कैसे लेंगे। मेंटेनेंस यानी कि उसको अच्छी हालत में रखने के लिए कभी ग्रीस दे दी, कभी कुछ कर लिया, तो ये सारी क्या चीजें होती हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होती है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग नाम से जाहिर है, डायरेक्टली विद सेल ऑफ गुड्स, ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्ट चीजों को बेचने के साथ जिसका लिंक आ रहा हो। फॉर एग्जांपल टैक्स या फ्रेट ऑन सेल, ट्रांसपोर्टेशन, कैरिज फॉर सेल। ये मैंने अब ये मेरी बात ध्यान से सुन लो। टैक्स एंड फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन और कैरिज, वो ऊपर भी आया था, कैरिज एंड ट्रांसपोर्ट, टैक्स एंड फ्रेट ऊपर भी आया था, नीचे भी आया था। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये माइंड में ध्यान के रख लो कि जिस वर्ड का चाहे कैरिज है, चाहे टैक्स है, फ्रेट है, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी है, जिस वर्ड के साथ लफ्ज परचेज लिखा हुआ है वो किसके लिंक होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स वर्ड के साथ, और जिस चीज के साथ लफ्ज सेल लिखा होगा उसका लिंक होगा सेलिंग एक्सपेंस। यानी कि अब ये जो मैंने मिसालें लिखी इनके अलावा कोई भी चीज दे दे तो आपको माइंड में रहना चाहिए कि जिस वर्ड के साथ लफ्ज परचेज लिखा हुआ है वो कहाँ पे आएगी, सीजीएस के अंदर आएगी, और जिसके अंदर लफ्ज सेल लिखा हो वो किसके अंदर आएगी, सेलिंग एक्सपेंस के अंदर। ये याद रखना, ये वर्ड लाजमी। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, माली, जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ जिसका लिंक हो, या माली जो पैसे वगैरह देते हैं अदारों के साथ लिंक हो, उसे कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल मार्कअप और लोन, पैसे के साथ जिसका लिंक हो जिन चीजों का। मार्कअप यानी कि प्रॉफिट लेना, लोन के ऊपर लेना या देना। बैंक चार्जेस, बैंक जो चार्जेस काटता है, इसके अलावा कोई भी चीज
जो नाम नहीं इसमें दिए हुए क्वेश्चन के अंदर आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो आपने माइंड में रख लेना जिसका लिंक पैसे के साथ वो मनी के साथ हो उससे हम किसमें इंक्लूड करेंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के साथ। इसी तरह रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर वो एंट्री की जाती है जिनमें एक्चुअल कैश रिसीव हुआ हो या पे हुआ हो, यानी कि असल में कैश हमारे पास आया है या हमसे गया है, सिर्फ वो इसके अंदर आएगा। रिसीव्ड एंड पेमेंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में क्या फर्क है? रिसीव्ड एंड पेमेंट के अंदर अभी हमने पढ़ा जब एक्चुअल कैश रिसीव या पे हो, असल में कैश हमारे पास आए या जाए। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिसीवेबल या पेएबल, यानी कि इसके अंदर जो अभी लेने हैं पैसे किसी से उधार पे दिए थे या किसी को देने हैं जो उधारी रहती हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड। इसके अंदर सिर्फ एक्चुअल जो कैश आया है जो हमारे पास जो पड़ा हुआ है या हमसे जा रहा है, इसके अंदर वो तो शामिल होगा, लेकिन इसके साथ साथ वो भी शामिल होगा जो लेने उधार वाले भी इसके अंदर शामिल होते हैं। अब हम आगे डायग्राम के साथ पढ़ते हैं। सैंपल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि अगर क्वेश्चन ये है लॉन्ग क्वेश्चन, अगर पेपर में ना उसने क्वेश्चन में अमाउंट्स दी हुई हैं, क्या क्या दिया हुआ है, इनकम दी हुई है, इनकम का लफ्ज यूज कर सकता है या सेल्स का या रेवेन्यू का, तीनों में से कोई एक लफ्ज दिया, उसने एक अमाउंट दी हुई है, इनकम इज इक्वल टू कितनी 1 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 60,000, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मेथड से। तो पहले तो आपने इस तरह स्केच बना लेना, नेम ऑफ एंटाइटी। नेम ऑफ एंटाइटी का मतलब अगर उसने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल जेड एंड कंपनी, अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो ये नेम ऑफ एंटाइटी आपने ऐसे लिखना, ये स्केच के भी हाफ मार्क्स होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया हुआ है तो वो लिख देना। उसके बाद क्या बना रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग का मतलब किस साल एंड हो रहा है, 2000 में, 2002, 2001, 3, 4 वगैरह। उसके बाद पार्टिकुलर्स, यानी कि क्या क्या चीजें आएंगी, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। फॉर एग्जांपल सवाल के इस तरफ याद रखो कि हमारे क्या लिखे जाते हैं, एक्सपेंसेस और एसेट्स लिखे जाते हैं, इस तरफ हमारी इनकम और लायबिलिटीज लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्यों बना, पीछे हमने वो 4 पॉइंट सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस पढ़ा था। सबसे पहला हमारा कौन सा एक्सपेंस था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसलिए एक्सपेंसेस मैंने बताया हमेशा इस तरफ आने होते हैं। सबसे पहले क्या लिख लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके अमाउंट तो उधर से देख लेनी है 60,000, फिर इनकम उसने दी होगी वो इस तरफ लिख लेनी है। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का पीछे फॉर्मूला बताया था, इनकम में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दें तो क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कैसे होगा, पहले तो देखो, पहले जस्ट हम समझो कि 60,000 लिखा हुआ है और 1 लाख लिखा हुआ है, तो जो सी अमाउंट बड़ी होती है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बड़ी अमाउंट कौन सी थी, 1 लाख थी, 1 लाख इस तरफ भी लिख लिया और इस तरफ भी लिख लिया। फाइंड हमने क्या करना था, ग्रॉस प्रॉफिट, तो 60,000 था, 1 लाख में से 60,000 माइनस कर दिया, तो बाकी जो 40,000 आया वो हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसमें से पहले दोनों तरफ जो बड़ी अमाउंट थी वो लिख दी, फिर जो कम है वो माइनस करके लिख दी, जितना फर्क हो। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, कैरी डाउन का मतलब अगले पार्ट में ले लो। याद है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मैंने बताया था हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये था ट्रेडिंग अकाउंट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया था क्यों बनाया जाता था, अभी हम पीछे पढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, और दूसरा पार्ट क्यों बनाया जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो इसी तरह जब ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है उसको अगले राइट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। क्या ब्रो डाउन का होता है कि पीछे से आ गया, जितनी उसकी अमाउंट थी वो लिख देते हैं। फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे यहाँ लिख देते हैं। एडमिन एक्सपेंस उसने दिए होंगे 15,000, ये क्वेश्चन के अंदर अमाउंट दी होगी, तो आपको सिर्फ स्केच याद होना चाहिए कि किस तरफ कौन सी अमाउंट लिखनी है। सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तीनों एक्सपेंसेस लिख दिए। फिर देखा कौन सी बड़ी अमाउंट है, 40,000 बड़ा था, ये दोनों तरफ लिख दिया। तो नेट प्रॉफिट फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट में से जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये तीनों जो एक्सपेंसेस हैं, तीनों एक्सपेंसेस क्या कर देने, माइनस कर देने, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिहाज से। अगर वो वैसे पूछे, उसने इनकम या सेल्स या रेवेन्यू की अमाउंट बताई हुई है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बताई हुई है, तो उसने क्या फाइंड करें, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या करना है हमने, इनकम में से सिंपल कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे,
तो क्या निकल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन एक चीज याद रखो, वो इसको चेंज करके भी दे सकता है। पेपर में कैसे चेंज कर सकता है, वो कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 40,000 और कॉस्ट ऑफ सेल 60,000, फाइंड इनकम। तो पे आपने इन दोनों की जगह पे अमाउंट लिखनी है, ये इधर माइनस का ये इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इनकम की अमाउंट लिखिए। या वो ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम की अमाउंट दे देगा, वो कहेगा फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल, फिर भी आप इनकम को फिर इसको इधर ले आना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को इस तरफ ले आना है। अगर नहीं समझ आएगी तो बात पूछें। और नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी एक्सपेंसेस हों वो सारे माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट निकल आएगा। इसी तरह अगर वो फाइंड करने के लिए कहें जी इनकम स्टेटमेंट बनाएं, ये भी बिल्कुल सेम मेथड है। इसमें दो पार्ट में बना के किया जाता है, इसमें दो पार्ट नहीं बस ऊपर नीचे डायरेक्ट ही किया जाता है। सेम होता है ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेम मेथड है। उसमें दो पार्ट्स के अंदर था, इसमें सीधा है। जैसे ही नेम ऑफ ए टाइटल बना के आ रहे हैं, यहाँ इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग पार्टिकुलर अमाउंट, इसमें दो दो कटी आती है। वैसे देखो पहले इनकम लिखी है 1 लाख, इनकम में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की, तो क्या निकला है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ये तीनों जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दी ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो क्या निकला है हमारे पास 15,000 नेट प्रॉफिट। आ गया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ उसने दो रूल बताया, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये आपने पढ़ लेना, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट, और जब डिक्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट। लेकिन इनकम जब इंक्रीज होती है वो क्या होती है, क्रेडिट, लेकिन जब डिक्रीज होती है ये डेबिट। ये लाजमी आपने रूल याद रखने हैं, एमसीक्यूज तो मस्ट है एक दो। हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड उसने बताया कि जितने भी डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री है वो सारी आप साथ साथ लिखी जाओ, बाद में कैलकुलेशन कर लो। लेकिन अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे बेस्ट है दूसरे वाला। वो कौन सा है कि सब जितने भी अकाउंट्स हैं सबके क्लोजिंग जो अकाउंट है, क्लोजिंग जो बैलेंस है वो लो आरी। तो जो डेबिट वाले हैं उनको डेबिट साइड पे लिख दो और जो क्रेडिट वाले हैं उनको क्रेडिट साइड पे लिख लो, बाद में उनका हिसाब लगा लो, तो वो क्या रहेगा, इजी रहेगा। फिर भी आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।